अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के चैप्टर जनरल में हम दोबारा ऑनलाइन मौजूद हैं। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रा अकाउंट्स का जिक्र किया था और हमने परचेजेस के कॉन्ट्रा अकाउंट्स डिस्कस किए थे, हमने सेल्स के कॉन्ट्रा अकाउंट्स डिस्कस किए थे। परचेजेस यानी परचेज ऑफ मर्चेंडाइज के दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, नंबर 2 परचेज डिस्काउंट। इसी तरह सेल्स के से रिलेटेड दो कॉन्ट्रा अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, नंबर 2 सेल्स डिस्काउंट। आज हम तीसरे कॉन्ट्रा अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक कैपिटल से है, और ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा सीख भी लिया था उस वक्त। कैपिटल के कॉन्ट्रा अकाउंट्स को कहते हैं पर्सनल ड्राइंग। Personal drawing made by the owner is the contra account of capital. ठीक है जी, यानी हम जितना बिजनेस में से ड्राइंग करेंगे, पैसे विड्रॉ करेंगे या कोई भी एसेट विड्रॉ करेंगे, उतना ओनर का कैपिटल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये हमने चीज अकाउंटिंग इक्वेशन के टॉपिक में डिस्कस की थी। ठीक है बेटा। अच्छा, आवाज आपको क्लियर आ रही है? स्क्रीन पे सामने आपके क्वेश्चन मौजूद आपको नजर आ रहा है? ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं कैपिटल के कॉन्ट्रा अकाउंट जिसका हमने नाम रखा है ड्राइंग। उसको एक एग्जांपल से हम करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24 पढ़िए। द ओनर विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, और उसकी अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है 1000 रुपीज। 1000 रुपया हमारे बिजनेस में से निकाल लिया गया। ठीक है, और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज पढ़ी थी, जब विड्रॉ होता है पैसा तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट क्या रखा जाएगा? उसका टाइटल ऑफ अकाउंट होगा ड्राइंग। ठीक है, और ड्राइंग की नेचर ये कॉन्ट्रा कैपिटल है, कैपिटल की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। जितना आप ड्राइंग करेंगे, पर्सनल विड्रॉ करेंगे, पर्सनल ड्राइंग करेंगे, उतना बिजनेस में मौजूद आपका कैपिटल कम होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रांजैक्शन पे अगर हम फोकस करें, इस ट्रांजैक्शन पे अगर हम गौर करें, तो इसमें एक ओनर अपने बिजनेस में से ड्राइंग कर रहा है, कैपिटल उसका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कैपिटल के अपोजिट की जो चीज है ड्राइंग, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हमारा असल जो मकसद है एनालिसिस का, वो इंक्रीज और डिक्रीज के चैप्टर टॉपिक को क्लैरिफाई करना है। कैपिटल तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे कैपिटल का टाइटल यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ड्राइंग है उसको हम कैपिटल से हट के एक दूसरे अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका नाम है ड्राइंग। तो जितनी हम ड्राइंग करेंगे उतना हमारा ड्राइंग का अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ड्राइंग का अकाउंट इंक्रीज होना बाद में जाके कैपिटल को डिक्रीज करेगा, लेकिन इनिशियली रिकॉर्ड करते वक्त हम उसको ड्राइंग के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। और एक ओनर अपने बिजनेस में से जितनी ड्राइंग करेगा, जितने पैसे निकालेगा, उसकी ड्रॉ की हुई अमाउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली, हमारे बिजनेस में से एक एसेट जिसका नाम कैश है, उसको विड्रॉ कर लिया गया। कैश हमारे बिजनेस में से निकल गया, कैश जब निकल गया डिक्रीज हो गया। अच्छा, अब रूल ऑफ डिविडेंड क्रेडिट, इंक्रीज इन कैपिटल तो होता है क्रेडिट, लेकिन इंक्रीज अगर कॉन्ट्रा कैपिटल हो तो वो क्रेडिट के अपोजिट यानी डेबिट साइड पे चला जाएगा। यानी कॉन्ट्रा अकाउंट्स जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। जिस तरह हमने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस में देखा था कि परचेजेस जब इंक्रीज होती है उसको एन एक्सपेंस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन परचेज रिटर्न एंड अकाउंट बीइंग एन कॉन्ट्रा एंट्री,
ठीक है, बीइंग अ काउंटर एंट्री ये जब इंक्रीज होगा तो ये डेबिट के अपोजिट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता था। इसी तरह सेल्स को हमने देखा था, सेल्स हमारा रेवेन्यू है और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट, सेल रिटर्न एंड अलाउंस या डिस्काउंट, ये कॉन्ट्रा अकाउंट जितने इंक्रीज होंगे तो ये सेल क्रेडिट के अपोजिट यानी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी तरह कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कैपिटल के अपोजिट की चीज जब इंक्रीज होगी तो उसके क्रेडिट के अपोजिट उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है हमारा कंसर्न इस एनालिसिस का। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि इस ट्रांजैक्शन में हमें डेबिट करना है ड्राइंग को और क्रेडिट करना है कैश को। तो टाइटल ऑफ अकाउंट ड्राइंग हम इस्तेमाल करेंगे डेबिट करने के लिए। अब हम देखते हैं जब इसको हम जर्नल की एंट्री की शक्ल में प्रेजेंट करने जाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी जी, क्या एंट्री बनेगी। ड्राइंग को हमने डेबिट की पोजीशन पे लाइन के साथ मिला के लिख दिया और उसके आगे डेबिट के कॉलम में 1000 लिख दिया और कैश को हमने लाइन से इंडेंट करके थोड़ा गैप देके क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक हो गई बात। तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन की एंट्री। नीचे हमने नरेशन में लिख दिया टू रिकॉर्ड विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर बेटा, कोई बात तो कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन तो आपके ध्यान में नहीं है, या आगे चलें। जी थोड़ा आगे चलते हैं, अगले ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है जिसका नाम है illustration number 25. The owner withdrew merchandise from the business for personal use. अब पहले उसने कैश विड्रॉ किया था, अब वो मर्चेंडाइज विड्रॉ करने जा रहा है। मर्चेंडाइज जब हमने खरीदी थी तो हमने उस वक्त उसको परचेजेस के नाम से परचेजेस के टाइटल ऑफ अकाउंट के साथ रिकॉर्ड किया होगा। अब जब वो मर्चेंडाइज बिजनेस में से जा रही हैं तो उसका नाम परचेजेस के तौर पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, टाइटल ऑफ अकाउंट परचेजेस ही रहेगा। और चूंकि ये मर्चेंडाइज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की गई हैं तो इसको हम ड्राइंग का टाइटल भी देंगे। तो यहाँ पे इस पे फोकस कीजिएगा, ये बहुत स्पेशल टाइप की ट्रांजैक्शन है जो आपके बहुत काम आएगी आगे, न सिर्फ जनरल के अंदर बल्कि आगे जाके इंशाल्लाह जो सेक्शन सी होगा उसके अंदर भी इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारा ओनर बिजनेस में से मर्चेंडाइज विड्रॉ कर रहा है। तो ये बात आपको मैंने कुछ देर पहले बताई कि हम बिजनेस में से, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से किसी भी तरह का एसेट विड्रॉ कर सकता है, किसी तरह की चीज विड्रॉ कर सकता है। जब भी वो विड्रॉ करेगा तो उसका टाइटल ऑफ अकाउंट होगा ड्राइंग, और ड्राइंग की नेचर अभी हमने डिस्कस की कि ड्राइंग हमारा कॉन्ट्रा कैपिटल है। जितना कैपिटल इंक्रीज होगा उतना वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन जितना कॉन्ट्रा कैपिटल इंक्रीज होगा उतना उसका हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये तो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट कि उसने विड्रॉ क्या किया है, मर्चेंडाइज, हम उसको मर्चेंडाइज को परचेजेस के नाम से ही डिक्रीज करेंगे। हमने जब मर्चेंडाइज खरीदी थी तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था। अब जब मर्चेंडाइज हमारे बिजनेस में से विड्रॉ कर ली गई, निकाल ली गई, तो वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं रहा। मर्चेंडाइज खरीदी थी तो एक्सपेंस बढ़ गया था, मर्चेंडाइज वापस ले लिए, एक्सपेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो परचेजेस यानी कि मर्चेंडाइज की परचेजेस को हमने परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड किया होगा। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जब मर्चेंडाइज परचेज करेंगे एक्सपेंस इंक्रीज होगा, जब मर्चेंडाइज विड्रॉ करेंगे एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन क्या बनी कि एंट्री क्या बनी कि ड्राइंग को हमें डेबिट करना है, परचेजेस को हमें क्रेडिट करना है। हम जाएंगे जर्नल के फॉर्मेट पे, डेबिट की पोजीशन पे, डेबिट की जगह पे हम लिख देंगे ड्राइंग
और क्रेडिट की पोजीशन पे, क्रेडिट की जगह पर हम लिख देंगे परचेजेस। ड्राइंग के आगे डेबिट के कॉलम में 1200 लिख देंगे और परचेजेस के आगे क्रेडिट पे 1200 रुपए लिख देंगे। ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्री फॉर विड्रॉल ऑफ मर्चेंडाइज। जब भी मर्चेंडाइज विड्रॉ की जाएंगी बिजनेस में से, हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे, परचेजेस के अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे। विड्रॉल ऑफ कैश नहीं बल्कि विड्रॉल ऑफ गुड्स या मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का एक और नाम गुड्स भी होता है। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहां पर आकर के मेरा एनालिसिस करवाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। और ये बात आपको मैंने लेक्चर के शुरू में बताई थी कि एनालिसिस इन राइटिंग करना ज़रूरी नहीं है। इन राइटिंग अभी हम इसलिए कर रहे हैं एनालिसिस ताकि हमें ट्रांजैक्शंस को समझने में आसानी होगी। बाद में जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम ये एनालिसिस वर्बली भी कर सकते हैं, अपने दिमाग के अंदर भी कर सकते हैं। इसको इन राइटिंग पेपर पे लिख के करना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कहूं, एक छोटी सी ट्रांजैक्शन जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी पढ़ी थी, अभी दोबारा जनरल के अंदर भी पढ़ी है, कि अगर हम यूं कहें एक ट्रांजैक्शन बड़ी सिंपल सी ट्रांजैक्शन है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। एक ट्रांजैक्शन मैं आपको कह रहा हूं कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसकी जनरल जर्नल के अंदर आप एंट्री बनाएं। तो ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले आप अपने दिमाग में उसको एनालाइज करें विदाउट राइटिंग एनीथिंग ऑन द पेपर। ठीक है, अपने दिमाग में इसको एनालाइज करें। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, इसमें एनालाइज करें किस चीज का गिव एंड टेक हो रहा है, कौन कौन सी दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। नंबर वन, फर्नीचर इन्वॉल्व है, वो हम खरीद रहे हैं, और दूसरी चीज जो इसमें इन्वॉल्व है वो कैश है, कैश हम पे कर रहे हैं। दो टाइटल ऑफ अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, एक फर्नीचर और दूसरा कैश। अब हम एनालिसिस वर्बल कर रहे हैं, जबानी तौर पे कर रहे हैं, इन राइटिंग नहीं कर रहे हैं। तो हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर हमारा एसेट है, हमने कैश पे कर दिया, कैश भी हमारा एसेट है। अब फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, वो चीज हमारे पास आ रही है, वो इंक्रीज हो रही है। तो जो एसेट इंक्रीज होता है उसके बारे में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहते हैं? इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। फर्नीचर हमारा एसेट है, हमने परचेज किया है, हमारे पास वो इंक्रीज हुआ है, तो जो एसेट इंक्रीज होता है हमें उसको डेबिट करना पड़ता है। तो इस ट्रांजैक्शन में परचेज फर्नीचर फॉर कैश में हम डेबिट करेंगे फर्नीचर को, और दूसरी तरफ हमने अपना कैश अपने सप्लायर को दे दिया। कैश हमारा एसेट है, हमारे पास से चला गया, डिक्रीज हो गया। इसका नतीजा क्या निकलेगा? जो भी एसेट डिक्रीज होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उसके बारे में हमें ये बताते हैं कि डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो कैश हमारा यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। हमने पहले डिसाइड ये किया था कि फर्नीचर को डेबिट करना है, और अब हमने डिसाइड ये किया कि अब हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एक ट्रांजैक्शन छोटी सी मैंने आपको जबानी बताई, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो फर्नीचर के अकाउंट को हमें डेबिट करना है, कैश के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। आप ये एनालिसिस हम अपने दिमाग में करेंगे, इसको पेपर पे ऑन राइटिंग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? तो अब हम जो एक क्वेश्चन इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर हमें एनालिसिस नहीं करना। ये जो क्वेश्चन मैंने आगे सॉल्व किया हुआ है, ये मैंने विदाउट एनालिसिस डायरेक्टली इसका मैंने जर्नल बनाया है। इसको ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी, इसका एनालिसिस हमने खुद किया, और एनालिसिस करने के बाद हमने उसकी जनरल एंट्री बनाई।
बिस्मिल्लाह करते हैं। यूं समझ लीजिए कि आप अकाउंटिंग जनरल के चैप्टर का समझ लेके पहला सवाल कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर बिलाल, अ प्रॉपर्टी डीलर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर बिलाल एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने अपने बिजनेस की डिटेल आपको प्रोवाइड की है। सबसे पहले जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद द नेम ऑफ सिटी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। अपनी दुकान का नाम क्या रखा उन्होंने? सिटी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के नाम से दुकान खोली। और कैसे? इन्वेस्टिंग कैश रुपीज 1 लाख एंड फर्नीचर ₹20,000। अब आप देखें यहाँ पे दो तरह के एसेट्स के साथ उस ओनर ने बिजनेस को शुरू किया। उस ओनर ने दो तरह के एसेट्स अपने बिजनेस में लगाए। नंबर 1 क्या लगाया? कैश इन्वेस्ट किया 100,000 ₹1 लाख का। और दूसरी चीज वो लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया ₹20,000 का। तो यहां पर हम एक कंपाउंड एंट्री बनाएंगे। कंपाउंड एंट्री का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था, कोई भी ऐसी एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा टाइटल ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व हों। 3 टाइटल्स हों, 4 टाइटल्स हों, 5 या 6 टाइटल्स हों, ऐसी एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। चाहे 2 डेबिट हो 1 क्रेडिट हो, चाहे 1 डेबिट हो 2 क्रेडिट हो, दोनों सूरतों में ये कंपाउंड एंट्री कहलाती है। तो यहां पर हमें एनालिसिस करना है वर्बली, इन राइटिंग के बगैर। क्या कर रहे हैं साहब? ओनर जो हैं वो साहब इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 एसेट, एक कैश लगा रहे हैं ₹1 लाख का, फर्नीचर लगा रहे हैं ₹20,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारा एसेट है, हमारे बिजनेस को मिल रहा है, हमारे पास आ रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तो कैश को हमें अपने बिजनेस की बुक्स में डेबिट करना चाहिए। और साथ ही साथ एक दूसरा एसेट ओनर ने इन्वेस्ट किया जिसका नाम है फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, फर्नीचर भी इन्वेस्ट किया जा रहा है, फर्नीचर भी हमारे बिजनेस को दिया जा रहा है। और जो चीज हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है, इन्वेस्ट की जा रही है, उस एसेट की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ हमें 2 एसेट्स मिले, एक का नाम है कैश, दूसरे का नाम है फर्नीचर। कैश भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर भी हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों एसेट जब इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों को हमें डेबिट करना है। इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तो हमें फर्नीचर को भी डेबिट करना है, हमें कैश को भी डेबिट करना है। तीसरा जो टाइटल ऑफ अकाउंट है, इसका रिसोर्स देखना पड़ेगा। ये चीजें आई कहां से, इसका सोर्स क्या है? ये कैश और ये फर्नीचर आए कहां से हमारे पास? तो ये हमें हमारे ओनर ने दिए हैं, बिजनेस के ओनर ने दिए हैं। और बिजनेस का ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो हम यूं कहेंगे कि भाई बिलाल साहब ने अपनी दुकान में ₹1 लाख का कैश लगाया और ₹20,000 का फर्नीचर। तो उन्होंने टोटल ₹1,20,000 से अपना कारोबार शुरू किया। तो उनका कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो ₹1,20,000 होगा। तो अगर इसको मैं जर्नल के फॉर्म में लेके जाऊं, आपको नीचे स्क्रीन पे एंट्री नजर आ रही होगी। क्या लिखा हुआ है कि हम गए सबसे पहले डेबिट के साइड पे। डिसाइड हमने ये किया था वर्बली कि हमें दोनों एसेट्स को डेबिट करना है, कैश को भी डेबिट करना है, फर्नीचर को भी डेबिट करना है, इन दोनों को डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो हम सबसे पहले जर्नल के ऊपर याद रखिएगा, बिजनेस का नाम लिखते हैं, उसके बाद जर्नल का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो टाइटल डेबिट हुए, कैश को डेबिट की पोजीशन पे लिखा, फर्नीचर को भी डेबिट की पोजीशन पे लाइन से मिला के लिखा, और कैपिटल को क्रेडिट की पोजीशन पे यानी लाइन से थोड़ा सा इंडेंट करके गैप देके लिख दिया। कैश में लिख दिया 100,000 ₹1 लाख,
फर्नीचर में लिख दिया 20,000, 20,000 रुपया। और कैपिटल, ये सारे एसेट्स ओनर की तरफ से आए हैं। ओनर का हिस्सा अपने कारोबार में कितना बन गया, 1,20,000 का बन गया। तो हमने कैपिटल में 1,20,000 रुपीज क्रेडिट साइड पर लिख दिए। कैश में डेबिट पे लिखा 1 लाख, फर्नीचर में डेबिट पे लिखा 20,000 और कैपिटल में क्रेडिट साइड पे लिख दिए 1,20,000 रुपीज। ये बात आपको मैंने जर्नल जर्नल सिखाते वक्त बताई थी कि किसी भी एंट्री के डेबिट और क्रेडिट का टोटल अमाउंट बराबर होता है। तो अगर आप डेबिट, इस एंट्री के अंदर डेबिट पे गौर करेंगे, डेबिट साइड पे 1 लाख प्लस 20,000 डेबिट साइड पे मौजूद है, 1,20,000 और उतनी ही अमाउंट क्रेडिट साइड पर भी मौजूद है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि हर एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट की जो टोटल अमाउंट्स होंगी वो आपस में बराबर होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके एंट्री के अंदर गड़बड़ है, गलती मौजूद हो सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? अच्छा, आगे चलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था जनरल जनरल सीखते वक्त, उससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन भी सीखते वक्त, के कैश की हैसियत बिजनेस में लाइफ ब्लड की तरह होती है। जैसे इंसानी जिस्म में खून है, वैसे ही बिजनेस के अंदर कैश है। इंसान के जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है, इंसान जिंदा है, बिजनेस के अंदर कैश सर्कुलेट हो रहा है, तो बिजनेस ऑपरेट करता रहेगा। अब ओनर ने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो यूं समझ लीजिए 1 लाख रुपए का कैश अब हम उसको बिजनेस में मुख्तलिफ एक्टिविटीज पे इस्तेमाल करेंगे। इसी कैश में से हम कुछ और मजीद एसेट्स भी परचेज कर सकते हैं। इसी कैश में से हम अपने बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस को भी पे कर सकते हैं। इसी कैश में से हमारे बिजनेस के ऊपर अगर कुछ लाइबिलिटीज जनरेट होती हैं बाद में जाके, वो भी पे कर सकते हैं। इसी कैश में से अगर ओनर को जरूरत पड़ सकती है तो वो भी विड्रॉ कर सकता है। तो यही कैश आगे बिजनेस में सर्कुलेट करता रहेगा। और अगर कुछ कैश बच जाए तो उसको हम बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो कैश में, ये कैश 1 लाख रुपया बिजनेस में सर्कुलेट करेगा। आगे चलिए, जनवरी 1 को एक और ट्रांजैक्शन, जरूरी नहीं कि एक दिन में एक ट्रांजैक्शन हो, एक दिन में 100 ट्रांजैक्शन भी हो सकती हैं, डजंट मैटर। तो जनवरी 1 को एक और ट्रांजैक्शन हमारे सामने क्वेश्चन में हो रही है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश 25,000। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश 25,000। हमने 25,000 रुपए का कैश उठाया, दुकान वाले को दिया और उससे हमने इक्विपमेंट खरीद लिया। इक्विपमेंट से मुराद कोई कंप्यूटर, टाइपराइटर, प्रिंटर, स्कैनर, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल फोन, टेलीफैक्स वगैरह किसी भी चीज की डिवाइस हमने परचेज कर ली। तो अब हम एंट्री क्या बनाएंगे, एनालाइज करें इस ट्रांजेक्शन को वर्बली। हमने इक्विपमेंट परचेज किया, परचेज इक्विपमेंट हमारा एसेट है और ये एसेट हमने कैश पे परचेज किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कैश हमारे पास से डिक्रीज हो गया। इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है। इस पर जरा गौर कीजिए। इक्विपमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो हम, जी एनालिसिस समझ में आ रहा है। इक्विपमेंट परचेज किया, इक्विपमेंट हमारा एसेट है, हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इक्विपमेंट को डेबिट करना चाहिए। कैश हमारा एसेट है, हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो हमने डिसाइड कर लिया कि डेबिट हमने क्या करना है इक्विपमेंट, क्रेडिट हमें क्या करना है कैश। तो हम एंट्री के अंदर गए, हमने इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया और हमने कैश को क्रेडिट कर दिया 25,000 रुपीज के साथ। अब मुझे बताइए ये एंट्री आपकी समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? जी क्वेश्चन।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 3 यानी कि जनवरी 5 को जो ट्रांजैक्शन हुई, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ए कस्टमर एंड रिसीव कैश फ्रॉम हिम। अब यहाँ पे देखें, इस दुकान का काम क्या था, हमने डिस्कस किया था। ये इस दुकान का नाम था प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। जी, अब यहाँ पे प्रोवाइडेड सर्विसेज टू कस्टमर, हमने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की और हमें वहां से क्या मिला, कैश मिला। देखें, किसी भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस के लिए ऐसा इदारा जो खिदमात फराहम करता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है जायदाद के लेन देन में खिदमात फराहम करने वाला, ये ना कुछ बेचता है ना कुछ खरीदता है। जायदाद ये खुद नहीं खरीदता, ये खुद नहीं बेचता, बल्कि खरीदने और बेचने वाले को आपस में मिलवाता है। तो ये इसकी खिदमात है, ये इसकी सर्विसेज है। इस सर्विसेज के बदले वो क्या कर रहा होता है, इनसे पैसे ले रहा होता है। ठीक है, कैश हमें मिला, हमारे बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हुआ। कैश जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, कैश को हम डेबिट कर लेंगे। कितने पैसे हमें मिले, 10,000। बात समझ में आ रही है? हमारे बिजनेस को कैश मिल रहा है कस्टमर की तरफ से, कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, उसको हम डेबिट कर लेंगे। और दूसरी चीज, हमें कस्टमर ने जो पैसे दिए हैं, ये हमारी रेवेन्यू है, हमारा ये हमारी इनकम है। जितनी हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उतना हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, जितना हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करें, चाहे हम उनको कैश पे सर्विसेज दें, चाहे हम उनको क्रेडिट पे सर्विसेज दें, जितनी हम सर्विसेज देंगे उतना हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। अब रेवेन्यू के बारे में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। जब भी आपके बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पर एनालिसिस को जरा गौर से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। हमें हमारे बिजनेस में कैश मिल रहा है, कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन कैश इज रिकॉर्डेड बाय, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। दूसरी बात, ये हमारा रेवेन्यू का कमाई का जरिया है, हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें कैश मिला, कैश को हमें डेबिट करना है, और ये पैसे हमने कमा लिए। क्वेश्चन में उसने उसका टाइटल ऑफ अकाउंट भी बता दिया। पैसे हमने कमा लिए, इस कमाई का नाम क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू का नाम क्या है, कमीशन इनकम। कमीशन इनकम हमारा रेवेन्यू है। तो हमने जितना रेवेन्यू जनरेट किया उतना हमारा रेवेन्यू बढ़ा, और रेवेन्यू हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। कमीशन इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जर्नल जर्नल में एंट्री क्या बनेगी, कैश को हमें डेबिट करना है और कमीशन इनकम को हमें क्रेडिट करना है। तो हम गए एंट्री में, जर्नल जर्नल में हमने कैश को डेबिट किया और हमने कमीशन इनकम को क्रेडिट साइड पे लिख करके आगे उसकी अमाउंट लिख दी। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक और ट्रांजैक्शन, जनवरी 15 की ट्रांजैक्शन है, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अनदर कस्टमर ऑन क्रेडिट। हमने एक और कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की, लेकिन इस दफा जो हमने सर्विसेज दी हैं उसके बदले कस्टमर ने हमें पैसे या कैश नहीं दिया, बल्कि वो सर्विसेज हमने उसको उधार पे दी हैं, यानी वो पैसे हम उससे बाद में लेंगे। ऐसे पैसे जो हमें कस्टमर से रिसीव करने हो उनको हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है,
उधार पे जब आप कोई चीज बेचें, प्रोडक्ट बेचें, मर्चेंडाइज बेचें या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करें, कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करें, तो अकाउंट रिसीवेबल का टाइटल ऑफ अकाउंट जनरेट होगा। दूसरी बात, चूंकि हमने अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, हमारा काम खत्म हो गया, हमारा पार्ट प्ले हो गया, तो हमारा रेवेन्यू भी बन गया। यानी कि हमें दो चीजों को यहाँ पे कंसिडर करना है। इस ट्रांजेक्शन में पहली चीज क्या निकल रही है, एक तो अकाउंट्स रिसीवेबल निकल रहा है, और दूसरी चीज क्या है, सर्विस इनकम है। जिस तरह कैश हमारा एसेट था, कैश इंक्रीज हो रहा था पिछली ट्रांजैक्शन में, इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, ये भी इंक्रीज होगा। जितनी आप कस्टमर को उधार पे सर्विसेज देंगे, उतना आपका अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ चूंकि आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो एसेट अकाउंट रिसीवेबल है, इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट करना है। कमीशन इनकम हमारा रेवेन्यू है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, उसको हमें क्रेडिट करना है। तो क्या एंट्री बनी, अगर आपको देखें जर्नल में अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट साइड पे आ रहा है और कमीशन इनकम क्रेडिट साइड पे। जी बेटा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, receive cash 8,000 from the customer whom to whom services were provided on credit। जिस कस्टमर को हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, कुछ अरसे बाद जाके उसने हमें पैसे दे दिए, कैश हमें मिल गया। किस चीज के बदले कैश मिला? हमें ये कैश उन पैसों के बदले मिला जो हमने उसको उधार पे सर्विसेज प्रोवाइड की थी। यानी इस पे दो एसेट्स इन्वॉल्व है, नंबर वन कैश, और नंबर टू उधार पुराना वाला अकाउंट्स रिसीवेबल के बदले हमें कैश मिल रहा है। इसमें जो दो टाइटल ऑफ अकाउंट है, वो एक कैश है, कैश हमारा एसेट है, हमें मिल रहा है, हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, और जो एसेट इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट करेंगे। और हमने जो कस्टमर से पैसे लेने थे अकाउंट रिसीवेबल, वो पैसे अब हमें मिल गए, चाहे पूरे मिले चाहे थोड़े से मिले, बाकी बाद में मिलेंगे। जितना भी अकाउंट रिसीवेबल आपको कलेक्ट हो रहा है, तो उसके बदले जो लेने वाले पैसे आपके थे कस्टमर की तरफ, वो डिक्रीज होना शुरू हो गए। अब आपने करना क्या है, कैश हमारा एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है, उसको डेबिट करना है, और अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है, उसको हमें क्रेडिट करना है। तो हम जनरल में गए, हमने कैश को लिखा डेबिट की पोजीशन पे, हमने अकाउंट रिसीवेबल को लिखा क्रेडिट की पोजीशन पे। कैश के आगे डेबिट पे 8,000 और अकाउंट रिसीवेबल के आगे क्रेडिट पे 8,000 रुपए। नरेशन आप आराम से देख सकते हैं इसमें। रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। आगे चलिए, एक आखिरी ट्रांजैक्शन है, रिसीव कैश 10,000 फ्रॉम अ कस्टमर एज एडवांस फॉर द सर्विसेज टू बी रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड करना। एक कस्टमर आया, उसने हमें एडवांस में पैसे दे दिए। अब इस ट्रांजैक्शन में देखें दो चीजें, एक तो हमें कैश मिला, दूसरा ये पैसे हमें एडवांस में मिले, ये भी हमने अर्न नहीं किए। तो जो पैसे हमने अर्न नहीं किए वो हमारे लिए होते हैं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड इनकम हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि इन पैसों के बदले हम बाद में जाके कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व है, नंबर वन कैश हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, और नंबर टू लाइबिलिटी अनअर्न इनकम हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है, जितना आप उधार लेंगे उतना आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है, नंबर वन हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, उसको हमने डेबिट कर लिया, और नंबर टू हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, जिसको हमने क्रेडिट कर लिया। एनी प्रॉब्लम विद दैट? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी बेटा, यहाँ पर हमारा आज का पहला सवाल कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने जनरल सीखा विदाउट एनालिसिस। कल इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इंशाल्लाह हम मजीद ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम विदाउट एनालिसिस जनरल को बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास में पे खत्म करता हूँ, अगली क्लास में इंशाल्लाह हम मजीद इस पे काम करेंगे। खुदा हाफिज।